दोपहर के बाद का वक्त था। सब अपने अपने कमरों में दोपहर की झपकी ले रहे थे। पूरी हवेली में एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। जब वो दोनों खामोशी से आगे पीछे गार्डन में दाखिल हुए थे। सालार, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आशी ने डरते हुए उसे पुकारा। आशी, खामोशी से चलो, बकवास मत करो। कहीं तुम्हारी आवाज़ अंदर सोते हुए लोगों की नींद खराब न कर दे, वरना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। वो वापस पलटा और उसके होंठों पर उंगली रख दी और उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया। आशी ने गुस्से से उसका हाथ अपने होंठों से हटाया। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी, और फिर नाजिम भाई, वो तो हम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। 15 साल की आशी इस वक्त काफ़ी डरी हुई लग रही थी, मगर 19 साल का सालार शाह एकदम शांत था। तुम्हें नहीं पता, ये ज़िंदगी एडवेंचर करने का नाम है। एडवेंचर करो, बहुत ही सुकून से कहते हुए उसने आशी की आंखों में झांका था, जहां सिर्फ और सिर्फ डर समाया हुआ था, जबकि सालार की आंखों में कुछ नया करने की चमक थी। वो दोनों अब हवेली की गेट तक आ पहुंचे थे। फिर वो एक झटके के साथ गेट से बाहर निकल गए। बाहर सालार की बाइक खड़ी थी। वो जल्दी से अपनी बाइक पर बैठा, मगर आशी डरती हुई पीछे ही खड़ी रही। आशी, बैठो, उसने उसे इशारा किया। मुझे नहीं बैठना, मुझे बाइक पर बैठने से डर लगता है, और ऊपर से तुम इतनी तेज बाइक चलाते हो। जबकि सालार ने अपना सर पीट लिया। उफ आशी, एक तो तुम हर छोटी छोटी बात पर डर जाती हो। यार, डरा मत करो, तुम सालार शाह की बीवी हो, और ये कोई मामूली बात नहीं। चलो अब जल्दी से आकर बैठो। अगर ज़्यादा डर लगे तो मुझे कसकर पकड़ लेना। उसने जैसे बीच का रास्ता निकाला था। आशी डरते डरते बाइक पर बैठ तो गई। इससे पहले वो बाइक स्टार्ट करता, न जाने कहाँ से अदनान आ टपका। आप दोनों कहाँ भागने की प्लानिंग कर रहे हैं? आशी की तो जान ही निकल गई थी, जबकि सालार के चेहरे के हाव भाव बिगड़ गए थे। तुम्हें हमारी जासूसी करने के अलावा और कोई काम नहीं? उसने दांत पीसकर एक एक शब्द पर जोर दिया था। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम्हारी जासूसी करके मुझे बड़ा मजा आता है। अभी जाकर नाजिम भाई को बताता हूँ कि तुम लोग भाग रहे हो। वो अपने दांत निकालता हुआ, इससे पहले कि हवेली के अंदर दाखिल होता, सालार ने उसे गिरबान से पकड़ा था। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? एक तो इतनी मुश्किल से हम दोनों यहाँ तक पहुँचे हैं, सिर्फ एक बार बाइक राइड ही तो लेने जा रहे हैं। सालार अभी और भी गुस्सा करने वाला था, लेकिन उसने सोचा गुस्सा करने से मामला बिगड़ सकता है, इसलिए ठंडी गहरी सांस लेते हुए बोला, अच्छा ये बताओ, अपना मुंह बंद रखने के लिए क्या लोगे? सालार ने जैसे उसे रिश्वत देने की कोशिश की। अदनान ने कुछ देर सोचा, फिर जैसे उसकी आंखें चमक उठीं। आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए। उसकी इच्छा सुनकर सालार की आंखें फैल गई थीं। नहीं बेटा, ये बताओ जरा, क्या मैं कोई बिजनेसमैन हूँ या मेरे पास कोई लाखों का माल है? इच्छा अपनी औकात में रहकर करो। उम्र देखी है अपनी, अभी तुम जमीन से पूरे उगे नहीं हो, और फ़ोन चाहिए तुम्हें आईफोन 15 प्रो मैक्स। सालार ने ठंडे शब्दों में तंज का तीर चलाया, जबकि अदनान के दांत एक बार फिर बाहर निकले। ओके, तो मैं जाकर नाजिम भाई को बता देता हूँ। वो दोबारा अंदर की तरफ बढ़ने लगा, मगर सालार ने उसे गर्दन से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अच्छा ठीक है, अगले महीने दिला दूंगा, फिलहाल मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। वो जैसे हार मान गया। ओके ठीक है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। अदनान ने जैसे उस पर कोई एहसान किया था, और सालार ने गहरी सांस लेते हुए उसका कॉलर छोड़ दिया और फिर बाइक स्टार्ट कर दी। अब अपना मुंह बंद रखना, वो उसे वार्निंग देना नहीं भूला था। चलो बैठो आशी। जब उसने डरी सहमी खड़ी आशी की ओर नजर उठाकर देखा था, बेचारी मरती क्या न करती, बाइक पर बैठ गई, और फिर सालार ने फुल तेजी से बाइक स्टार्ट करके रोड पर डाली थी। आशी ने बहुत मुश्किल से अपनी चीख दबाई थी। उसने एक हाथ से सालार की कमर से निकालकर पेट पर हाथ रखा और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखकर उसकी जैकेट मुट्ठी में दबोच ली थी, जबकि सालार इतनी तेजी से बाइक चला रहा था कि आशी को चक्कर आने लगे थे। वो शायद जिंदगी में पहली बार बाइक पर बैठी थी। उसे बचपन से ही बाइक से डर लगता था, और घर वाले भी कभी भी उसे बाइक पर बैठने के लिए फोर्स नहीं करते थे, क्योंकि सब उसके डर को जानते थे। इसलिए हमेशा कहीं भी आना जाना होता तो वो गाड़ी में ही बैठकर जाती थी। लेकिन आज बाइक पर बैठने की इच्छा सालार ने की थी, और सालार का कहा तो वो मरकर भी नहीं टाल सकती थी। इसलिए अब भी अपने डर को दरगुजर करती हुई वो सालार के साथ बाइक पर बैठ तो गई थी, लेकिन जब उसे सहन नहीं हुआ तो वो दबे दबे शब्दों में चिल्लाई थी, प्लीज़ सालार, धीरे चलाएं। इससे पहले सालार कुछ कहता, अचानक उनकी बाइक एक कार में जा टकराई, और इस बार आशी की जो चीखें निकली थीं उससे आधा गांव तो इकट्ठा ही हो गया था। पूरे गांव में एक ही हवेली थी, और उसे पूरा गांव बड़ी हवेली के नाम से पुकारता था। और उस बड़ी हवेली में दो भाई रहते थे, असलम शाह और फिरोज शाह।
उनकी एक ही बहन थी सुरैया शाह, और सुरैया शाह में दोनों भाइयों की जान बसती थी। सालों पहले दूसरे गांव के सरपंच के बेटे ने सुरैया शाह को अगवा करके जबरदस्ती उससे निकाह कर लिया था। बहुत मुश्किलों के बाद असलम और फिरोज शाह अपनी बहन को वापस लेकर आए थे, लेकिन इस बीच सुरैया को खुदा ने बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत बेटी दी थी, जिसका नाम आशी रखा गया था। जब असलम शाह और फिरोज शाह अपनी बहन सुरैया को लेकर आए थे, उस समय आशी सिर्फ 6 महीने की थी। सुरैया का शौहर, जिसका नाम कामरान था, वो हर बार यही कहता कि वो सुरैया को और आशी को आकर ले जाएगा, लेकिन असलम और फिरोज शाह ने जबरदस्ती कोर्ट के जरिए सुरैया को तलाक दिलवा दी थी, क्योंकि उसने जबरदस्ती निकाह किया था और सुरैया खुद कामरान को पसंद नहीं करती थी। उसने भी उसके साथ रहने से इनकार कर दिया था, क्योंकि कामरान गुस्से का तेज, दिमागी तौर पर डिसेबल और जुनूनी इंसान था। वो सुरैया को अपनी मिल्कियत समझता था और उस पर जबरदस्ती हक जमाता। असलम शाह और फिरोज शाह ने अपने तौर पर सुरैया शाह के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा और आशी की जिम्मेदारी खुद उठाने की सोचकर सुरैया शाह की शादी जुबैर से कर दी। लेकिन शायद सुरैया की जिंदगी में शादीशुदा खुशियां लिखी ही नहीं थीं। सुरैया की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था कि जुबैर की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई, और उसके बाद सुरैया ने कभी शादी न करने की कसम खा ली और अपनी सारी जिंदगी अपनी बेटी आशी के लिए समर्पित करने की सोच ली। उधर कामरान पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह आशी को अपने साथ ले जाए। अब बात आशी पर आ चुकी थी, और क्योंकि कामरान उसका सगा बाप था, इसलिए वो आशी को अपने साथ लेकर जा सकता था, और इस बात का डर सुरैया को हर वक्त सताए रहता। इसलिए उन लोगों ने 8 साल की आशी का निकाह 12 साल के सालार शाह के साथ कर दिया, और ये साबित कर दिया अब आशी कामरान की कुछ नहीं लगती। इसलिए अब वो आशी को वापस लेकर नहीं जा सकता, और इस तरह आशी सालार की बीवी बन गई। घर वालों का इरादा था जब आशी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और सालार भी बिजनेस में हाथ बटाने लगेगा तो आशी की विदाई कर दी जाएगी। सुरैया तो अपनी बेटी के लिए एकदम निश्चिंत हो चुकी थी कि अब उनकी बेटी का फ्यूचर सेफ हो चुका है। वैसे तो वो कामरान की बेटी थी, लेकिन फिर भी हवेली में उसे बहुत अच्छी तरह से रखा जाता था, और सालार तो उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करता था। वो दोनों बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते थे। असलम शाह के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा नाजिम शाह, छोटा बेटा सालार शाह और बेटी जैनब शाह। फिरोज शाह के भी 2 बच्चे थे, बेटा अदनान शाह, एक बेटी कुलसूम शाह। कुलसूम शाह नाजिम शाह की बचपन में ही मंगनी हो चुकी थी। हालांकि नाजिम कुलसूम को एक नज़र देखना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन बड़ों ने न जाने क्या सोचते हुए उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया था। दोनों भाइयों के बच्चे और सुरैया की बेटी आशी पूरी हवेली में बहुत प्यार से रहते थे। खुशी खुशी एक दूसरे के साथ अपने सुख और दुख शेयर करते थे। बच्चों के दम से पूरी हवेली हर वक्त चहकती रहती थी। और आज आशी और सालार सबसे छुपकर बाहर घूमने के लिए चले गए थे, और एक छोटा सा एक्सीडेंट भी करवा चुके थे, और अब दोनों सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह खड़े थे। सब उन्हें गुस्से से घूर रहे थे, और नाजिम शाह का तो मानो खून खौल उठा था, क्योंकि नाजिम घर का सबसे बड़ा बेटा था और उसके गुस्से से सभी लोग थर थर काँपते थे। किसकी इजाज़त से तुम दोनों घर से बाहर निकले थे? वो सालार के सामने खड़े सख्त अंदाज में पूछ रहा था। आशी को तो सालार के बड़े भाई नाजिम शाह के इस गुस्से भरे अंदाज से इतना डर लगा कि उसने सालार के पीछे छुपने की कोशिश की, मगर नाजिम शाह ने एक ही झटके से उसका हाथ पकड़कर सालार के पीछे से बाहर निकाला। ये तो पागल है ही, क्या तुम भी पागल थीं जो इसके साथ बाइक पर बैठकर चली गईं? हालांकि तुम अच्छी तरह जानती हो ये बाइक चलाता नहीं बल्कि उड़ाता है। नहीं भाई, मैं तो बस। आशी सहम उठी थी। उसने कमजोर सी दलील देने की कोशिश की, जबकि सालार ने फौरन ही आशी की कलाई नाजिम के हाथ से आज़ाद कराई थी। नाजिम भाई, जो भी कहना है मुझे कहें, आशी को इस सबसे दूर रखें। मैं उसे अपने साथ अपनी मर्जी से लेकर गया था, वो तो जाने के लिए राजी भी नहीं थी, तो प्लीज़ उसे डांटना बंद कर दें। उसने दोबारा आशी को अपने पीछे छुपाया और नाजिम ने हैरत से उसका ये रवैया देखा। सुरैया बेगम भी न चाहते हुए सोचने पर मजबूर हुई थीं। ऐसे होते हैं शौहर जो अपनी बीवी के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाएं। सारी हवेली के लोग इस वक्त लॉन्ज में मौजूद थे और सालार की क्लास लग रही थी। क्लास लेने वाला फिलहाल नाजिम अकेला था, क्योंकि जब वो बोलता था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई और बोले। बाकी सबका दिल चाह रहा था कि सालार की तबीयत सेट कर दें। अगर उसे या आशी को कुछ हो जाता तो क्या करते? वो तो भला हुआ मामूली सी खराशें आई थीं, कोई मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता था, तो फिर क्या होता? नाजिम अपने गुस्से को काबू पाता हुआ सालार के सामने आकर खड़ा हुआ।
पूरे 1 महीने तक तुम अब्बाई को हाथ भी नहीं लगाओगे, यही तुम्हारी सजा है। और सालार का इतना सा मुंह निकल आया था। ये क्या बात हुई नाजिम भाई, आप भी तो 18 साल की उम्र में बाइक चलाते थे ना, फिर मुझ पर ये पाबंदी। इससे पहले वो आगे कुछ बोलता, नाजिम ने गुस्से से आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया। बाइक चलाने और उड़ाने में बहुत फ़र्क होता है बेटा। अब मैं कोई बहस नहीं चाहता। अगर तुम्हारे साथ साथ आशी को कोई चोट लग जाती तो? देख रहे हो ना उसके चेहरे पर कितना डर है। इस बार वो कुछ कुछ सीरियसली होकर बोला था कि सालार के साथ साथ सबके होठों पर मुस्कुराहट आई थी। मासूम सी लड़की को तुमने शौहर होने का रौब दिखाकर डरा कर रख दिया है। जब मन करता है उसके ऊपर धौंस जमाकर कोई भी बात मनवा लेते हो। जबकि नाजिम की बात पर मासूम सी आशी के गाल शर्म से लाल हुए थे, तो वहीं सालार की आंखों में शरारत सी चमक उठी थी। उसने एक शरारती नज़र अपने पीछे खड़ी आशी पर डाली थी और नाजिम जैसे अपने शब्दों की गहराई समझकर फौरन सालार को छोड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गायब हो गया। सालार की मां ने एक गुस्से भरी निगाह सालार पर डाली थी। पता नहीं मेरे दोनों बेटे किस पर चले गए हैं। बस सोच रखा है माँ को बेइज्जत करवा कर रहना है, वो भी दबे दबे गुस्से से चिल्लाई थी। नाजिम भाई के सामने तो सालार शर्मिंदा नहीं हुआ था, मगर माँ के सामने जरूर हो गया। सॉरी ममा। फौरन अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसने अपने होठों से लगाया। बाकी सब उस मक्खनबाज को देखकर हंस पड़े थे और आशी तो बस सालार के चेहरे को देखती रह गई, जिसने आज उसके लिए स्टैंड लिया था। मोहब्बत आशी के दिल पर भी दस्तक दे चुकी थी। सालार को 16 साल की उम्र से ही बाइक रेसिंग का बहुत शौक लग गया था, जो न जाने कितने सालों तक चलता रहना था। दिन बड़े ही रफ्तार से गुजर रहे थे। आशी भी अब कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी और सालार यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी कर रहा था। इस वक्त भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की भीड़ लगी हुई थी। सामने ही 2 बाइक रेसर बाइक पर बैठे थे। एक ने ब्लैक हेलमेट पहन रखा था और दूसरे ने ब्लू। हर तरफ से स्टूडेंट्स उनके लिए हूटिंग कर रहे थे और उनमें से एक वो भी थी। सर पर काला स्कार्फ और चेहरे पर काला मास्क, और उस काले मास्क के अंदर से उसकी गहरी भूरी आंखें चमक रही थीं और उसकी नज़र उस ब्लैक हेलमेट पहने मर्द पर थी। दोनों तरफ स्टूडेंट खड़े थे। रेसिंग स्टार्ट हुई और हर तरफ से उनकी चीखें बुलंद हुई थीं, सालार सालार। तो वहीं दूसरी तरफ डीके की नारेबाजी लग रही थी। आधे से ज़्यादा यूनिवर्सिटी इस वक्त यहाँ दोनों की बाइक रेस देखने के लिए मौजूद थी। और फिर इस भीड़ में एक खूबसूरत सी आवाज़ भी उभरी थी, यस सालार, यू कैन डू इट। उसकी मीठी और खूबसूरत आवाज़ जैसे ही सालार शाह के कानों में गई, हेलमेट के नीचे उसकी आंखें और होंठ दोनों ही मुस्कुराए थे। वो उसकी जिद करने पर उसकी रेस देखने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी में पहुंच चुकी थी और फिर सालार पर भी सुरूर के साथ साथ जोश सवार हो चुका था। उसने बाइक की रेस काफ़ी तेज की। एंडिंग लाइन में बस कुछ ही मिनट्स का फासला था जब वो फुल स्पीड से डीके के पास से अपनी बाइक गुजारता हुआ एंडिंग लाइन तक पहुंचा था और भीड़ में एक बार फिर नारे गूंज उठे थे, सालार शाह, सालार शाह। लड़कियां तो उस हसीन कम उम्र शहजादे को देखने के लिए तड़प रही थीं। वो बाइक एक साइड पर रोकता हुआ अपना हेलमेट उतार चुका था। हेलमेट उतारने के बाद उसका सारा चेहरा साफ हो चुका था। 21 साल का सालार शाह खूबसूरती की मिसाल और उसके साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी में बाइक रेसिंग का चैंपियन बन चुका था। लड़कियां भाग भाग कर उसके पास आकर एक सेल्फी लेना चाहती थीं, लेकिन सालार ने हाथ के इशारे से उन सबको रोक दिया। आशी ने उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की। वो कॉलेज से सीधी ही इधर यूनिवर्सिटी में आ गई थी। लड़कियां सालार के आसपास जमघटा बनाकर खड़ी हो चुकी थीं। सब लोग भाग भाग कर रेसलर के पास जा रहे थे और उनमें से एक लड़का, जो कि बहुत ही तेजी से भागता हुआ आ रहा था, आशी से आ टकराया। वो सीधा जमीन पर गिरी थी और उसकी चीख निकल गई। उसके घुटने और बाजू बुरी तरह छिल गए थे। सालार की नज़र जैसे ही जमीन पर गिरी आशी पर पड़ी, वो फौरन भागता हुआ उसके पास पहुंचा। आशी, आर यू ओके? उसने बेताबी से पूछते हुए आशी को अपनी बाजुओं में समाते हुए खड़ा किया। आशी का चेहरा मास्क से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से तकलीफ साफ झलक रही थी। एक पल के लिए सारी भीड़ में सन्नाटा सा छा गया था, क्योंकि सबने पहली बार सालार का ये रूप देखा था। उसने काटदार नज़र उस लड़के पर डाली जो अभी अभी आशी से टकराया था। फिर वो पूरी ताकत से पलटा और 2 मुक्के एक साथ उस लड़के के मुंह पर दे मारे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आशी को चोट पहुंचाने की? यू ब्लडी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वो तो एक ही पल में अपने आप से कंट्रोल खोता चीखा था। सबने हैरत से उसे ठंडा करने की कोशिश की थी और आशी खुद परेशान हो गई थी। वो फौरन आगे बढ़ी और सालार को उस लड़के से दूर करने की कोशिश करने लगी।
छोड़ दे सालार, क्या कर रहे हैं। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई तमाशा लगे, और उसके कहने की देर थी कि सालार ने फौरन ही उस लड़के को छोड़ दिया और वापस आशी की तरफ पलट गया। दिखाओ कहाँ चोट लगी है तुम्हें, सख्ती से कहता उसने आशी की कोहनी पकड़कर देखी जहाँ से खून निकलना शुरू हो चुका था। सालार ने एक नज़र अपनी क्लास फेलोज पर डाली। जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। उसकी आंखों से आग सी निकल रही थी जो वहां खड़े हुए हर इंसान ने महसूस की थी। उसने सिर्फ एक इशारा अपने टीम मेंबर्स को किया और फौरन से उसे कुर्सी हाजिर हुई। उसने आशी को कुर्सी पर बिठाया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अब वो उसका घुटना देख रहा था। उसका यूनिफॉर्म घुटने की जगह से लाल हो चुका था। वो इतनी जोर से गिरी थी कि उसका घुटना और कोहनी दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए थे। सब हैरत से सालार शाह को एक लड़की के कदमों में बैठा देख रहे थे। सालार का दिल चाहा उस लड़के की जान ही ले ले। अगर आशी ने न रोका होता तो उसे कभी न छोड़ता। फर्स्ट एड बॉक्स आया। जल्दी से सालार ने उसके बाजू और घुटनों पर पट्टी कर दी। चलो घर चलते हैं। उसने फौरन उसे बाजू से पकड़कर उठाया और आशी हैरान रह गई। वो 2 महीने से रेस की प्रैक्टिस कर रहा था। अब फाइनल में पहुंचकर सब कुछ छोड़कर घर जाने की बात कर रहा था। लेकिन सालार, अभी हम कैसे जा सकते हैं? अभी तो तुम्हारी रेस का फाइनल राउंड रहता है। सालार शाह बाइक रेस का दीवाना था। ये बात आशी अच्छे से जानती थी। तुमसे ज़्यादा कुछ भी जरूरी नहीं आशी। वो आशी के पास झुकते हुए एक एक शब्द बहुत ही सीरियसली बोला था, और कुछ पल के लिए आशी को सांस आना ही बंद हो गया। वो बेयकीन सी थी। उसने सोचा नहीं था वो सालार के लिए इतनी खास होगी। सालार ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ा, उसे अपना सहारा देकर चलाने लगा। लेकिन आशी के घुटने में बहुत दर्द था, इसलिए चलना दूभर हो रहा था। रेस का हेड उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इस तरह रेस छोड़कर कहाँ जा रहे हो सालार? सब परेशान हुए थे। मैं फिलहाल रेस छोड़ रहा हूँ। मेरी तरफ से दूसरे मेंबर को विनर अनाउंस कर सकते हो। सालार ने सीरियसली कहते हुए दोबारा आशी के साथ कदम आगे बढ़ाने चाहे, लेकिन वो लोग इस तरह सालार को हारते हुए कैसे देख सकते थे। लेकिन सालार, हमने इस रेस पर इतने सारे पैसे लगाए हैं, उनमें से एक ने दबे दबे गुस्से से कहा। सालार की आंखें लाल हुई थीं। उसने अपनी जेब से अपना वॉलेट निकाला और उसमें मौजूद सारे पैसे उस हेड के हाथों में रख दिए। मेरे लिए मेरी बीबी से ज़्यादा किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं। उसकी सेहत पर 1000 रेसें कुर्बान कर सकता हूँ। वो सारे ग्राउंड में स्टूडेंट को देखते हुए ऊंची आवाज़ में बोला, और आशी जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। ग्राउंड में मौत का सा सन्नाटा छा गया। कुछ लड़कियों के चेहरों पर दबा दबा गुस्सा था, जैसे उन्हें सालार शाह के सिंगल न होने का दुख हो। सालार ने अचानक ही आशी को अपनी बाहों में उठा लिया और आशी को लगा जैसे पूरी जमीन हिल गई है। सालार ने उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया था और सीधा उसे यूनिवर्सिटी की पार्किंग एरिया में ले आया। उसे गाड़ी में आराम से बिठाते हुए उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। अब गाड़ी हवेली की तरफ भाग रही थी, और आज पहली बार 17 साल की आशी ने सालार शाह को खुद के लिए इतना जुनूनी होते देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे इस कदर मोहब्बत करता है कि उसकी खातिर अपनी रेस छोड़ाया, वरना वो रेस की खातिर तो अपनी जान भी कुर्बान कर देता। चोट लगने की वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो खुलकर मुस्कुरा रही थी। सालार का ये अंदाज उसने आज पहली बार देखा था, और जैसे उसके आसपास बहारें सी खिल उठी थीं। उनकी गाड़ी हवेली के पोर्च में रुकी। सालार गाड़ी से बाहर निकला और घूमकर दूसरी तरफ आया। आशी के चेहरे पर तकलीफ के भाव बढ़ते जा रहे थे। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और आशी ने गाड़ी से बाहर निकलना चाहा। सालार ने गुस्से से उसे घूरा। क्या कर रही हो? दिमाग तो खराब नहीं? वो अपना गुस्सा आशी पर उतार रहा था और आशी की आंखें एक पल में भीग गईं। उसने रोना सा मुंह बनाकर सालार को देखा। इसमें मेरा क्या कसूर? अगर चोट लग गई? सूं करती वो अपनी मासूम आंखों में आंसू भरकर उसे देखने लगी, और इस वक्त वो सालार को इतनी मासूम और प्यारी लगी कि उसका सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया और उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने आशी को जमीन पर पांव रखने नहीं दिया, दोबारा उसे अपनी बाहों में उठा लिया। पागल लड़की, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतनी चोट लगी है और जब इस हालत में चल नहीं सकती तो खड़ी होने की कोशिश क्यों कर रही हो? गाड़ी का दरवाजा उसने बाजू से बंद किया और आशी को घूरते हुए सवाल पूछा। आशी इस वक्त दर्द के साथ साथ कम से कम सालार की डांट सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। इस तरह सबके सामने लेकर जाएंगे? वो तो एक पल में परेशान हुई थी। हवेली वालों के सामने इस हालत में जाना कम से कम आशी के लिए मुमकिन नहीं था, मगर सालार ने उसकी एक न सुनी
और हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। एक तो वो थी भी इतनी हल्की फुल्की नाजुक सी, उसका वजन भी उसे महसूस नहीं हो रहा था। आज पहली बार सालार ने उसे इस तरह अपनी बाहों में उठाया था और वो तो उसके इतने हल्के नाजुक वजूद को महसूस करके दंग रह गया था। ऐसा लगता था जैसे उसने कोई गुड़िया पकड़ रखी हो। तुम कुछ खाती नहीं हो, तुम्हारा जरा भी वजन नहीं है, सालार ने मुस्कुराहट दबाए खामोशी से सवाल किया और आशी की आंखें पूरी खुल गईं। मुझे मोटे होने का कोई शौक नहीं, मैं तो पतली दुबली ही अच्छी लगती हूँ। आशी के मुंह के एक्सप्रेशन गुस्से से अजीब हुए थे, जो सालार देख सकता था क्योंकि उसके चेहरे का मास्क अब हट चुका था। प्लीज़ सालार, अब छोड़ दें। उसने एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश की थी। सालार की मुस्कुराहट उसके होंठों में ही सिमट गई। गुस्से से उसने आशी को घूरा था। उसकी आंखों में अचानक गुस्सा आया था और आशी एक पल में ही सहम गई। तुम तो इस तरह डर रही हो जैसे कुछ गलत कर दिया हमने। इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं कोई गए नहीं बल्कि शौहर हूँ तुम्हारा। अगर इस तरह हवेली में दाखिल हो जाओगी तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। कम से कम वो ये नहीं पूछेंगे कि मैं तुम्हें उठाकर क्यों ला रहा हूँ। सालार 2 पल के लिए रुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके डर को दूर करने की कोशिश करते हुए सुकून से बोला और फिर दोबारा कदम उठाते हुए हवेली के अंदर दाखिल हो चुका था। अंदर लॉन्ज में ही सालार की मां नरगिस बेगम और आशी की मां सुरैया बेगम बैठी थीं। उनकी नज़र अचानक ही सालार और आशी की तरफ उठी और आशी का ये हाल देखकर नरगिस बेगम के साथ साथ सुरैया जी भी परेशान हो गई। आशी, क्या हुआ? वो दोनों फौरन उठकर उसके पास पहुंची। सालार ने सोफे के पास पहुंचकर बहुत ही आराम से आशी को सोफे पर बिठाया। कुछ नहीं हुआ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, आप परेशान मत हो। सालार ने उन दोनों की तरफ देखते हुए उन्हें तसल्ली देने के साथ साथ सफाई भी दी थी, लेकिन वो दोनों किसी भी सूरत चैन न पा सकीं। क्या क्या कैसा एक्सीडेंट? कहाँ चोट लगी है? मुझे दिखाओ। सुरैया की तो जैसे जान ही निकल गई थी। उनकी ममता तड़प उठी थी। फिक्र मत करें फुफ्फो, वो ठीक है। सालार ने उन्हें दिलासा देना चाहा, लेकिन वो माँ थी और सुकून इतनी जल्दी नसीब नहीं होने वाला था। अब आशी का बाजू पकड़ के वो उसके जख्म देख रही थी। आशी की तकलीफ अब बर्दाश्त के बाहर थी, लेकिन वो बहुत हिम्मत से बैठी थी। सर में भी दर्द की टीसें उठ रही थीं। कुछ देर वो वहीं बैठी रही। जब सुरैया को सुकून हो गया कि चोट ज़्यादा गहरी नहीं, तो उन्हें कुछ सुकून मिला था। आशी, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बनाकर भेजती हूँ, सुरैया ने आशी को कहा। हाँ, और मैं तब तक सूप बना लेती हूँ, थोड़ी देर बाद वो भी पी लेना, तुम्हें ताकत मिलेगी। नरगिस ने भी फौरन मशवरा दिया। लेकिन आशी को तो ये फिक्र लगी थी वो ऊपर तक चलकर कैसे जाएगी। लेकिन सुरैया आपी, उसके घुटनों में चोट है, चलकर कैसे जाएगी? नरगिस बेगम ने उसके चेहरे पर परेशानी भांप ली थी। वो दोनों एक साइड खड़ी थीं। सालार आगे बढ़ा। फिक्र मत करें, जैसे मैं इसे बाहर से लेकर आया हूँ वैसे ही मैं इसे इसके कमरे तक पहुँचा देता हूँ। इतना कहने के साथ ही उसने दोबारा आशी को अपने मजबूत बाजुओं में भरा और अपनी माँ और आशी की माँ के सामने ही वो इस हरकत पर शर्म से लाल पड़ गई थी। सालार को आशी की इतनी केयर करता देख दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो दोनों फौरन किचन की तरफ चली गईं, लेकिन आशी सर उठाने के काबिल न थी। चेहरा हद से ज़्यादा लाल पड़ चुका था। उसने अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए सालार के कॉलर को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी शर्ट को दबोच लिया। उसके बाजू में अचानक ही दर्द उठा। उसने बहुत मुश्किल से अपनी सिसकी होंठों पर ही रोकी और अपना चेहरा भी सालार के सीने में छुपा गई। सालार उसे लिए कमरे में दाखिल हुआ, फिर उसे बहुत ही सावधानी से बेड पर बिठाया। वो बेड के किराउन से टेक लगाकर बैठ गई। सालार ने धीरे से उसका घुटना ऊपर उठाया और उसके शूज उतार कर उसके पाँव बेड पर रख दिए और आशी तो जैसे जमीन में धंसती जा रही थी। कम से कम वो ये नहीं चाहती थी कि सालार उसके कदमों में बैठकर उसके जूते उतारे। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मगर सालार तो बिल्कुल नॉर्मल था। ज़्यादा चलने फिरने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। फिलहाल यूनिफॉर्म भी चेंज मत करना, वरना हाथ में दर्द होगा, आराम से कहते हुए वो उसे सारी बातें समझा रहा था। और फिर कबर्ड की तरफ बढ़ते हुए उसने वहाँ से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसमें से पेन किलर की गोलियाँ निकाल रहा था। दूध या सूप पीने के बाद ये 2 गोलियाँ खा लेना, दर्द में सुकून होगा। सालार ने वो गोलियाँ बेड की साइड टेबल पर रख दी। फिक्र मत करो, जल्दी ही ठीक हो जाओगी। इस बार उसने आशी को देखते हुए दिलासा दिया था, क्योंकि उसके चेहरे पर वो तकलीफ देख सकता था। सालार का इतना प्यार देखकर आशी की आंखों से आंसू फिसल पड़े, जबकि उसकी आंखों की नमी तो जैसे सालार के सीने में खंजर बनकर उतर चुकी थी। वो आगे बढ़ा
आशी के बिल्कुल पास झुकता उसके माथे पर अपने होंठ रख चुका था। आशी, उसने इस कदर मोहब्बत से पुकारा कि एक पल के लिए आशी का दिल धड़कना भूल गया। उसने आशी के चेहरे को अपने हाथों के कटोरे में भर रखा था और उसे हल्का सा उठाते हुए उसके माथे को अपने होठों से छू रहा था। और सालार का स्पर्श पाकर आशी की आंखों में नमी सी उतर आई थी। आशी नम आंखों से उसे देख रही थी। कुछ पल के लिए वो खामोश हुआ था, फिर दोबारा उसके चेहरे के बिल्कुल पास होता हुआ धीरे से सरगोशी के अंदाज में बोला, तुम सालार शाह की जिंदगी हो। आज के बाद तुम्हारी आंखों में दोबारा आंसू नजर न आए। उसके कान में सरगोशी करते हुए वो आशी को पत्थर कर गया था। उसकी सांसों की तपिश आशी को अपने कान पर महसूस हो रही थी। आशी सांस रोके उसे अपने इतने करीब देख रही थी। उसकी तेज परफ्यूम की खुशबू आशी की सांसों के साथ साथ उसके अंदर जिस्म तक में उतर रही थी, जबकि सालार एकदम बेखुदी में उसके कान की लौ और उसके बाएं गाल पर शिद्दत से अपने दहकते नरम होंठ रखता आशी के दिल की धड़कनों को बढ़ा चुका था। और फिर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और पीछे आशी का हाथ अपने दिल पर आया था, जो पूरी स्पीड के साथ धड़क रहा था। उसने धीरे से अपने गाल को छुआ, जहां पर अब भी उसे सालार के होठों का स्पर्श महसूस हो रहा था। आज पहली बार सालार ने उसे इस तरह छुआ था और जैसे आशी एक नई दुनिया की सैर करने लगी थी। हाँ, वो जानती थी सालार ऐसा ही है। उन दोनों की बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्ती रही थी और दिन ब दिन वो सालार के लिए उसकी सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी होती जा रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे आशी की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी और दोनों की मोहब्बत में भी और भी शिद्दत आती जा रही थी। पूरे 2 हफ्ते तक उसने ज़बरदस्ती आशी को बेड रेस्ट करवाया था और ख़ुद उसका ख्याल रखता रहा। तब कहीं जाकर आशी का घुटना और बाजू ठीक हुए थे और सब लोग ही सालार की इस तरह केयर करने का अंदाज देखकर अंदर से सुकून पा चुके थे। लेकिन कौन जानता था कि फ्यूचर में क्या बड़ा हादसा होने वाला है। समय और भी आगे को सरक चुका था और 17 साल की आशी 19 साल की हो चुकी थी। उसने भी अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था और आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो सालार को बताना चाहती थी कि उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और उसका एडमिशन भी हो चुका है, क्योंकि किसी को भी आशी पर भरोसा नहीं था कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर पाएगी। और आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी और इसी खुशी में सारी हवेली में दंदनाती हुई फिर रही थी। वो जिस इंसान को ढूंढ रही थी वो उसे कहीं मिल नहीं रहा था। वो परेशान हुई कि वो आखिर कहाँ चला गया। वो गार्डन तक आई तो उसकी सोच के ठीक अनुसार सालार शाह यहीं बैठा हुआ था। वो फौरन भागती हुई सालार के सामने आई। सालार, मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। उसके अंदाज में ही खुशी झलक रही थी। सालार, जो शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, एक पल से पहले फ़ोन बंद कर दिया। वो आशी की तरफ पलटा, जिसने हाथ में कोई कागज़ पकड़ रखा था। आशी, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, बाद में बात करेंगे, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। वो बिना उसे देखे, बिना उसकी बात सुने हवेली के गार्डन से बाहर निकल गया और आशी ने बेयकीनी से उसे देखा। काफ़ी दिनों से उसे उसका रवैया समझ नहीं आ रहा था। वो आशी से ठीक से बात नहीं कर रहा था। हर वक्त आशी से दूर भागता, जैसे उसे आशी से बात करने में कोई दिलचस्पी ना हो। आशी ने बेयकीनी से अपना एडमिशन यूनिवर्सिटी कार्ड देखा और बेयकीनी से सालार की पीठ को देखा, जो अब गाड़ी में बैठ रहा था। और 2 मिनट बाद गाड़ी हवेली से बाहर भी निकल गई। कितने ही आंसू थे जो आशी की आंखों से बेमोल होते गालों पर फिसल रहे थे। 2 महीने से उसका रवैया बहुत बदल गया था। वो सालार जो आशी पर जान छिड़कता था, अब उसे आशी के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था और आशी का दिल जैसे किसी अनहोनी के ख्याल से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ दिन और सरक गए थे, लेकिन आशी और सालार के बीच दूरियां वैसी ही थीं। वो नहीं जानती थी सालार को आखिर हुआ क्या है, जो उससे बात भी नहीं कर रहा था। उस दिन भी आशी जैसे ही सीढ़ियां उतरती नीचे आई तो उसने देखा सालार नीचे लॉन्ज में दाखिल हो रहा था और उसके साथ कुछ लोग भी मौजूद थे। लॉन्ज में एक साइड पर नरगिस बेगम और सालार के पापा असलम शाह बैठे हुए थे। वो उन्हें फ़ोन करके पहले ही बता चुका था कि उसके साथ कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं और नरगिस के साथ साथ असलम शाह भी देख रहे थे कि वो किसको अपने साथ लाया है। आशी ने देखा एक कोई आदमी था 30-32 साल का, उसके साथ एक 20-22 साल की लड़की भी थी और उनके साथ एक औरत भी थी। वो सारे लोग लॉन्ज के सोफे पर बैठ गए। सालार, ये सब कौन है और तुम्हें हमसे क्या ज़रूरी बात करनी थी? असलम शाह ने सीरियसली उसे बात की शुरुआत की। आशी के पीछे ही घर की बाकी लड़कियां यानी कुलसूम और जैनब भी खड़ी थीं।
न जाने क्यों सालार ने सब लोगों को इकट्ठा कर रखा था। सालार ने एक नज़र सुरैया बेगम की तरफ देखा। आंटी, ये जीनत है, मेरी यूनिवर्सिटी फेलो, मैं इसे पसंद करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। सालार के शब्द थे या पिघला हुआ शीशा जो आशी के कानों में उतर गया था। आशी को लगा जैसे किसी ने उसके सर पर आसमान गिरा दिया हो। उससे ज़्यादा बुरा हाल तो कुलसूम और जैनब का भी था। दोनों की नजरें टकराई थीं। उन दोनों को सालार से ये उम्मीद नहीं थी, बल्कि हवेली में किसी को भी सालार से ये उम्मीद नहीं थी। आशी और सालार की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि सालार दूसरी शादी की बात करेगा। और आशी का सांस तो जैसे आना रुक गया था। वो अब इस बात से नामे सर हिलाती हुई जैसे निढाल हुई थी। इससे पहले वो सीढ़ियों से गिर जाती, जैनब और कुलसूम ने उसे थाम लिया था। उसकी नज़र सिर्फ सालार की तरफ थी, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, जबकि असलम और फिरोज शाह के वजूद में जैसे किसी ने आग भड़का दी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? असलम साहब गुस्से से गरज उठे थे, जबकि फिरोज शाह का गुस्सा भी बहुत तेजी से आग पकड़ चुका था। ये क्या बकवास कर रहे हो सालार? तुम होश में तो हो? जबकि सुरैया बेगम का तो सांस ही रुक गया था। उनकी नज़र सीढ़ियों पर खड़ी अपनी बेटी आशी पर गई। किसी को भी सालार से उम्मीद नहीं थी कि वो दूसरी शादी की बात करेगा। सालार, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सुरैया के शब्दों में सारे जहां की तकलीफ समा गई थी। और सालार ने सिर्फ एक नज़र सुरैया की नज़रों का पीछा करते हुए आशी को देखा था। अगले ही पल उसने अपना चेहरा मोड़ लिया और जैसे किसी ने आशी की सांस रोक दी थी। वो वहीं सीढ़ियों पर गिर पड़ती। जैनब और कुलसूम ने उसे बहुत मुश्किलों से पकड़ा। आशी, क्या हुआ? वो दोनों उसके गाल थपक रही थीं और आशी ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली थीं। जैनब और कुलसूम ने उसे कंधों से पकड़कर उठाया। उसने शिकवा भरी निगाह सालार पर डाली और बिना कुछ कहे सीढ़ियां पार कर गई। आंखों से आंसू बहते गालों पर आ रहे थे। उसे आज समझ आ गया था कि सालार का रवैया उसके साथ क्यों बदल रहा था। वो जो 8 साल की उम्र से ही सालार को अपना सब कुछ मानती आ रही थी, आज वही इंसान कह रहा था कि वो किसी और से शादी करना चाहता है। आखिर क्या कमी रह गई थी आशी की मोहब्बत में? क्या वो उसे मोहब्बत नहीं करती थी? क्या वो उसे समझती नहीं थी? आशी ने अपनी 19 साल की जिंदगी सालार की पसंद के हिसाब से जीना सीख ली थी और आज वो कह रहा था कि वो किसी और से शादी करना चाहता है। सालार ने बेबसी सीढ़ियों के दहाने पर देखा था जहां आशी अब नहीं खड़ी थी। वो दोबारा सीधा होता अपने बाप की ओर देखने लगा। पापा, मैं ये कह रहा था कि मैं जीनत से शादी करना चाहता हूँ। जबकि असलम और नरगिस बेगम दोनों ही गुस्से और शर्मिंदगी से उसे घूर रहे थे, क्योंकि सुरैया और अपने छोटे भाई फिरोज के सामने वो शर्मिंदा होकर रह गए थे। तुम होश में तो हो सालार शाह? असलम शाह चबा चबा कर बोले थे। मैं बिल्कुल होश में हूँ पापा, और पसंद की शादी करना इस्लाम में भी जायज़ है। अगर मुझे कोई लड़की अच्छी लगती है तो मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। क्या आपने अपनी पसंद की शादी नहीं की थी? वो बेखटक बोला था और किसी को भी इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। सुरैया को सालार से ये उम्मीद नहीं थी कि वो उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ करेगा। अच्छा, और फिर आशी, उसके बारे में क्या ख्याल है? सालार से अगला सवाल किया। तो मैं कब आशी को छोड़ने की बात कर रहा हूँ? वो मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है। ये कहाँ लिखा है कि अगर आपका निकाह पहले से एक औरत से है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते? पापा, शायद आप भूल रहे हैं, इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है और जब मैं एक साथ दोनों के हक पूरे कर सकता हूँ तो मेरे ख्याल में किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। वो उन सब की बोलती बंद करवा चुका था। इससे ज़्यादा सुरैया में बर्दाश्त नहीं थी। वो एक झटके से सोफे से उठी और सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर चली गईं। लेकिन जाने से पहले वो कहकर गई थी कि मुझे इस हवेली में कम से कम सालार तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो जैसे सालार से बहुत ज़्यादा मायूस हुई थी। मैं जानता हूँ आंटी कि आपको मेरी बातें गलत लग रही हैं, लेकिन फिक्र मत करें, आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मेरा और आशी का निकाह आप लोगों ने अपनी मर्जी से करवाया था और तब मैं बहुत छोटा था। अगर अब मैं अपनी मर्जी से एक और निकाह करना चाहता हूँ तो इसमें बुराई क्या है? क्या दूसरी शादी करना गुनाह है? अगर गुनाह है तो मुझे बता दे, मैं नहीं करता। या फिर अगर मैं आपकी बेटी को छोड़ रहा हूँ या उसके साथ कोई गलत सलूक कर रहा हूँ तब भी आप मुझे कह सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। जबकि असलम शाह गुस्से से मुट्ठियां भींच रहे थे। इससे ज़्यादा बर्दाश्त सुरैया में नहीं था। तुम्हें फैसला करना होगा सालार, तुम्हें मेरी बेटी या फिर इस लड़की में से किसी एक को ही चुनना होगा। सालार शाह, मैं अपनी बेटी के सर पर सौतन बर्दाश्त नहीं करूंगी
और असलम शाह ने तकलीफ से उन्हें देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नाजिम के बाद अब सालार भी उन्हें शर्मिंदा करवाएगा। नाजिम क्या कम था जो हर वक्त कुलसूम को कड़ी नज़रों से घूरता था और इस मंगनी की कोई अहमियत नहीं देता था। असलम शाह अपने भाई फिरोज शाह के सामने शर्मिंदा रहते थे और अपनी गलती पर पछताते कि उन्होंने अपने भाई की बेटी को नाजिम की ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला ही क्यों किया। खुदा ने 2 बेटे दिए, लेकिन उनको देखकर दिल चाहता काश ये भी न दिए होते। एक बाप ने किस कदर तकलीफ से ये बात कही होगी कि उसकी औलाद ही न होती। ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। और नरगिस बेगम की आंखों से भी आंसू छलक पड़े थे। उन्हें खुद सालार से ये उम्मीद नहीं थी। वो लोग भी वापस जा चुके थे, लेकिन फिर भी किसी ने सालार से कोई बात नहीं की। सब लोग उससे नाराज़ थे और सालार अपनी जिद पर कायम था। उसका यही कहना था कि वो जीनत से शादी करेगा तो बस करेगा। वो बेयकीनी और बेबसी से अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। सालार के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सालार दूसरी शादी की बात कर रहा है। वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था। वो जानती थी सालार उसके लिए कितना जुनूनी है। सालार तो उस पर अपनी जान छिड़कता था। बस कुछ ही महीनों में उसका रवैया बदल गया था। वो ऐसा क्यों कर रहा था ये कोई नहीं जानता था। और आशी के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो दूसरी शादी करेगा। वो बेबसी से बेड पर बैठी फूट फूट कर रो पड़ी। आंखों के सामने बहुत सारे मंजर घूम गए थे जब जब वो उसके लिए जुनूनी साबित हुआ था। उसे आज भी वो दिन याद था जब उसने आशी को नाजिम भाई के कहर से बचाने के लिए अपने पीछे छुपाया था। भाई जो भी कहना है मुझे कहें, आशी को इस सबसे दूर रखें। मैं इसे अपने साथ अपनी मर्जी से लेकर गया था। ये तो जाने के लिए राजी भी नहीं थी। प्लीज इसे डांटना बंद करें। ये सब याद आते ही एक तकलीफ भरी मुस्कुराहट ने आशी के होठों को छुआ था। मंजर गायब हुआ तो अब दूसरा मंजर आंखों के सामने आ गया जब वो छोटी सी चोट पर तड़प उठा था। मेरे लिए मेरी बीवी से ज़्यादा किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं। उसकी सेहत पर मैं 1000 रेसें कुर्बान कर सकता हूँ। जब वो सारी यूनिवर्सिटी के सामने आशी को अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से निकला था, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आशी की ज़िंदगी ज़रूरी थी। लेकिन अब वो सालार कहीं भी नहीं रहा था। उसने अपने 2 महीने की रेस की मेहनत भी यूं ही बर्बाद कर दी थी, सिर्फ आशी की वजह से, क्योंकि उसके लिए उसकी बीवी सबसे पहले थी। लेकिन आज कहाँ गई उसकी बीवी? तुम सालार शाह की ज़िंदगी हो, आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए। कहीं दूर से अतीत के शब्द जो सालार ने कहे थे उसके कानों में गूंजने लगे। वो भीगी आंखों से तंजिया मुस्कुराई थी। वो इंसान जो उसके रोने से परेशान हो जाता था आज खुद उसे खून के आंसू रुला रहा था। 2 दिन गुजर गए थे। हवेली के माहौल में उदासी घुली हुई थी। सब एक दूसरे से नजरें मिलाते हुए शर्मिंदा थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो अपने माँ बाप को इस तरह शर्मिंदा करेगा। 2 दिनों से उसका बुरा हाल था। रो रो कर उसकी आंखें सूजन का शिकार हो गई थीं। उसका दिल चाह रहा था सारी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दे। लेकिन क्या करती जब वो इंसान दूसरी शादी की बात कर रहा था तो आशी के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा था। रात के 8 बजे का समय था जब वो खुद से लड़ती जंग हारती हुई अपने कमरे से बाहर निकली। उसका रुख सालार के कमरे की तरफ था। वो उसके कमरे की दहलीज पर आकर खड़ी हुई। ये वो दरवाज़ा था जिसे खोलने से पहले कभी भी आशी को नहीं सोचना पड़ता था और आज उसे सोचना पड़ रहा था। धड़कते दिल के साथ उसने अपने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। वो बेयकीन सी बेबसी से उस कमरे को देख रही थी। उसे याद आया वो किस तरह भागती हुई कमरे में आ जाया करती थी और किस तरह बेड पर चढ़कर बैठ जाती और सालार को सारे दिन के किस्से सुनाती थी और वो भी हंस हंस कर उसकी बातें सुनता था। उसने सारी ज़िंदगी इस कमरे को अपना कमरा समझा था क्योंकि वो जानती थी एक दिन उसने इसी कमरे में आना है। उसने अपने अलावा किसी दूसरी औरत को इस कमरे में देखने का सोचा भी नहीं था और आज वो देख रही थी इस कमरे के चप्पे चप्पे में उसी की यादें जुड़ी हुई थीं। वो बेयकीनी से कमरे के दर दीवारों को निहार रही थी जब उसे ड्रेसिंग रूम से कोई चीज़ के गिरने की आवाज़ आई थी। वो अपने आंसू साफ करती हुई ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई तो सालार कबर्ड खोलकर अंदर झुका कुछ कर रहा था। वो इस वक्त बिना शर्ट के था। ब्लैक सैंडो में उसके मजबूत मसल्स पूरी तरह उभर कर सामने आ रहे थे। इससे पहले भी वो कई बार उसके कमरे में आ चुकी थी जब सालार बिना शर्ट के हुआ करता था और वो उस पर झूठ मूठ नाराज हो जाता। लड़की तुम्हें शर्म नहीं आती, इस तरह मेरे कमरे में चली आती हो। वो अपनी शर्ट पहनता हुआ आशी के सामने शर्मिंदा हो जाता था तो आशी भी बेझिझक कह देती किसी गैर के कमरे में नहीं आती, आखिर को तो मेरे शौहर हो। और सालार शरारत से उसके करीब होते हुए उसे बाहों में लेकर अपने करीब करने की कोशिश करता तो वो बिदक कर पीछे हट जाती। शौहर जरूर हो लेकिन अपनी लिमिट क्रॉस मत करो,
क्योंकि अभी हमारी विदाई नहीं हुई है। और सालार एक गहरी सांस लेकर रह जाता। हाँ भी तड़पा लो, अभी तड़पाना तुम्हारा हक बनता है, लेकिन याद रखना गिन गिन कर बदले लूँगा। वो अपनी एक आंख दबाता हुआ शरारत से कहता और आशी शर्म से लाल पड़ जाती। वो दहलीज पर ही खड़ी हो गई थी। कदमों की आहट पर सालार के हाथ रुक गए थे। उसने कबर्ड से अपना चेहरा निकाल कर आशी को ओर देखा। 2 ही दिनों में उसका हाल किसी टूटी बिखरी जोगन की तरह हो गया था। आशी की आंखों में चमकती नमी ने सालार की आंखों में एक कोई असर सा छोड़ा था, लेकिन वो नज़र चुरा गया। जिंदगी में पहली बार उसने आशी को इग्नोर किया था और आशी के कलेजे में जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह खंजर मारा था। उसने पहला कदम ड्रेसिंग रूम में रखा जब सालार ने गुस्से से कबर्ड बंद की। तुम्हें तमीज नहीं है किसी के भी कमरे में दाखिल होने की? वो गुस्से से फट पड़ा था और आशी के कदम वहीं रुक गए थे। उसने बेहद बेयकीनी से सालार का ये रूप देखा। सालार, आज से पहले तो तुमने मुझे कभी भी इस कमरे में बिना इजाज़त आने से मना नहीं किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें तमीज़ होनी चाहिए, अब तुम बच्ची नहीं रही। उसके शब्दों में किसी भी तरह की कोई नरमी नहीं थी और आशी की आंखों से आंसू फिसलते हुए गालों पर आए। वो दोबारा कबर्ड खोलकर अपना काम करने लगा। तुम ऐसे तो नहीं थे सालार, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो सिर्फ मेरे थे, फिर कैसे कोई दूसरी लड़की तुम्हें मुझसे छीन रही है? वो बेबसी से सवाल पूछ रही थी। सालार शायद कुछ ढूंढ रहा था। दोबारा से कबर्ड बंद की और उसके करीब आकर खड़ा हो गया। तो मैं कब कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ? मैं आज भी तुम्हारा हूँ। इस बार उसके शब्दों में कुछ नरमी थी और आशी के चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट आई। मुझे तुम पूरे के पूरे चाहिए, मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकती। मैंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हें चाहा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसके शब्दों में सारे जहान की तकलीफ थी जो सामने खड़ा इंसान साफ महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी पत्थर दिल बना बैठा था। ये वो लड़की थी जिसे उसने अपनी मर्जी से अपने सांचे में ढाला था। वो जैसा कहता वो वैसा ही करती थी। वो कहता कि तुम्हें ये ड्रेस पहनना है तो वो वही ड्रेस पहनती थी। अगर वो कहता तुम्हें बाइक रेसिंग का शौक होना चाहिए तो वो उसकी खातिर बाइक रेसिंग को पसंद करने लगी थी। हालांकि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने गुजरी 19 सालों में सालार शाह की हर पसंद को अपनाया था और आज सालार उसे छोड़ रहा था और किसी और को अपना रहा था। वो कितनी बेबस और मजबूर थी। ऐसे ही एकटक बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी, जो अपना चेहरा अब मोड़ चुका था। अब जाओ यहाँ से, मैं तुमसे किसी भी तरह की कोई बहस नहीं करना चाहता, वो गुस्से से बोला था। और आशी पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। इतना अजनबी अंदाज, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, तुम्हारी बीबी हूँ। वो उसकी सारी बातों को इग्नोर करती हुई उसे वो बात याद दिला रही थी कि वो उसकी बीबी है। उसके शब्दों में टूटे हुए मान की किरचियाँ थीं जो सालार साफ महसूस कर चुका था, लेकिन उसका दिल मोम न हुआ। दूसरी शादी ही कर रहा हूँ, कौन सा तुम्हें छोड़ रहा हूँ? आशी ने फटी फटी निगाहों से उसे देखा, जो कितनी आसानी से ये बात कह गया था। उसके लिए दूसरी शादी करना जैसे जरा भी मुश्किल नहीं था। तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी मजाक है सालार। वो टूट कर बिखर गई थी। तुम इस तरह कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। मैं सिर्फ दूसरी शादी कर रहा हूँ, और वैसे भी दूसरी शादी करने के बाद पहली बीवी के हक में कोई फ़र्क नहीं आता। उसका लहजा काबिले इत्मीनान था। उसकी लापरवाही देखकर तो आशी का दिल किरची किरची हुआ था। वो फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन अब लगता था वो घुट घुट कर मर जाएगी। बहुत मुश्किल से उसने अपने सुन्न कदमों को हरकत दी थी और 2 कदम चलती सालार के पास आई। क्या वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है? वो तकलीफ से सवाल पूछ रही थी। 19 साल की आशी खूबसूरती की मिसाल आप थी। सालार ने चेहरा मोड़कर उसे गौर से देखा और कितने ही पल उसे देखता रहा। क्या मुझसे ज़्यादा तुम्हें चाह सकती है? सालार खामोश रहा। तो वो और भी उसके करीब आई थी। क्या वो मुझसे ज़्यादा आपके लिए पागल है? वो एक के बाद एक सवाल कर रही थी और इस बार सालार कुछ नहीं बोला, और वो उसकी और भी करीब होती हुई किसी टूटी डाल की तरह उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सारी दुनिया में अगर कहीं सुकून मिल सकता था तो वो इस शख्स के सीने से लगकर ही मिल सकता था। मत करें सालार ऐसा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मैंने सारी ज़िंदगी सिर्फ तुम पर अपना हक समझा है। मैं तुम्हें किसी दूसरी औरत के साथ बांट नहीं सकती। खुदा के लिए अपने हाथों से बेशक मेरा गला दबा दो, मुझे मार दो, लेकिन ये जुल्म ना करो। उसके सीने में चेहरा छुपाए मजबूती से अपने हाथों से सालार की कमर को जकड़े तड़पती हुई एक एक शब्द बोल रही थी। सर से लेकर पैर तक तकलीफ का शिकार थी।
सालार ने नरमी से उसे खुद से दूर किया। अगर मुझसे इश्क करती हो तो साबित करो। वो सख्ती से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था और आशी को लगा कि वो जमीन के अंदर तक धंसती चली गई है। वो बेयकीनी से उसे देखकर एक कड़वी मुस्कान के साथ पीछे हो गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिंदगी में कभी ऐसा दिन भी आएगा जब मुझे ये साबित करना होगा कि मैं तुमसे इश्क करती हूँ। मैं आपके लिए किस हद तक पागल हूँ, तो आपको सबूत चाहिए। वो खोखली हंसी हंस पड़ी थी, ऐसी हंसी जिसमें सिसकियों की तकलीफ थी। वो नामे सिर हिलाती 2 कदम पीछे हटी। तो आज ही आशी शाह आपको ये साबित कर देगी कि मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो ड्रेसिंग के दरवाजे तक पहुँच चुकी थी। सालार उसे ही देख रहा था। उसने खुद को हौसला देने के लिए दरवाजे पर हाथ रखा। जाओ, आज से आशी ने आपको आज़ाद किया। आज से आप आज़ाद हैं। मैं इजाज़त देती हूँ, आपको जिस किसी के भी साथ शादी करना चाहें कर लें, लेकिन आज के बाद आपने मुझे खो दिया है। मेरे एतबार को तोड़कर जो उसकी धज्जियाँ बिखेरी हैं ना, इसके लिए अब ये आशी आपको कभी नज़र नहीं आएगी। आज से आपकी ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं रहेगी। मैं आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाऊंगी। आप मेरी तरफ से आज़ाद हुए, लेकिन आशी को खोकर आपने बहुत घाटे का सौदा किया है। बस खुदा आपको खुश रखे। मैं सारी ज़िंदगी आपकी बीवी बनकर रहूंगी, लेकिन कभी आपकी तरफ नहीं पलटूंगी। उसकी आंखों में अजीब सी बहशत थी। सालार एकटक उसे देख रहा था, जो हम मजबूती से पलटी और कमरे से बाहर निकल रही थी। इस कमरे में दाखिल होते वक्त वो कितनी टूटी हुई थी और वापसी पर उतनी ही मजबूत हो गई थी। और आशी ने बाकी साबित कर दिया कि वो उसके प्यार में पूरी पागल है। उसने सारी हवेली वालों को कह दिया कि कोई भी सालार को दूसरी शादी से मना नहीं करेगा, और सब लोग बहुत हैरान थे। उसने खुद दूसरी शादी की इजाज़त कैसे दी। और अगले ही हफ्ते हवेली में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। सिर्फ 2 दिन रह गए थे उनकी शादी में, और उधर कुलसूम बेहद परेशान थी। वो हैरान थी कि आखिर नाजिम कहाँ चला गया। अगर नाजिम हवेली में होता तो यकीनन वो ये शादी रोक देता, लेकिन नाजिम 2 दिनों से गायब था। आखिर वो 2 दिनों से कहाँ था, वो समझ न सकी। वो कुलसूम से बहुत कम बात करता था। उसे कुलसूम पसंद नहीं थी, इसलिए उसके सामने वो बहुत कम आती थी। कभी कभी उसे लगता कि बड़ों ने उनकी मंगनी नाजिम से करवाकर बहुत गलत किया। अगर नाजिम को इंटरेस्ट नहीं था तो ये मंगनी न करवाते, लेकिन अब वो एक अजीब से दोराहे पर खड़े थे, जहाँ न वो आगे बढ़ सकती थी न पीछे जा सकती थी। मेहंदी की रस्म बहुत धूमधाम से की गई थी, और आशी ने बहुत मुश्किलों के बाद खुद को सालार की शादी देखने के लिए तैयार किया था। अंदर से उसका दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन वो खुद को तैयार कर चुकी थी। वो सारी रात रोई थी। आज वो दिन था जब सालार किसी और का हो जाएगा। जीनत और उसकी सारी फैमिली हवेली में ही मौजूद थे। वो लोग गांव में रहकर ही सारी रस्में पूरी कर रहे थे, इसलिए उनकी सारी फैमिली हवेली में ही रुकी हुई थी। कल रात मेहंदी की रस्म हो चुकी थी, और ये अगली सुबह का मंजर था, जहां सारी शाह फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। जब अदनान और जैनब सीढ़ियाँ उतरते नीचे आए, वो दोनों किसी बात पर झगड़ रहे थे। मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। वो दोनों बहुत गुस्से में थे कि सारे लोग उठकर खड़े हुए थे। क्या हो रहा है यहाँ? असलम शाह ने सख्ती से पूछा। तो जैनब बोल उठी, पता नहीं, लगता है अदनान का दिमाग खराब हो गया है। कहता है ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। उनकी बात सुनकर जीनत का भाई भी उठकर खड़ा हुआ। क्या हम लोगों को तमाशा दिखाने के लिए बुलाया है? उसे गुस्सा आया था। इतने में सालार भी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया था। सालार की नज़र जीनत पर पड़ी, जो टुकर टुकर अदनान को ही देख रही थी। उसके बाद सालार की नज़र आशी पर पड़ी, जो सिर्फ सालार को देख रही थी, और सालार के होंठों को एक मुस्कान ने छुआ था। उसने जीनत के भाई शहराम के कंधे पर हाथ रखा। जो तमाशा तुम लोगों ने अब तक देखा वो तो कुछ भी नहीं, असल तमाशा तो अब लगने वाला है। सालार के शब्दों में कुछ रहस्य छिपा हुआ था कि सब लोग एक पल में परेशान हुए थे। वो इतनी ऊंची आवाज में बोला था कि सबने उसकी बात सुनी, और शहराम की नज़र जीनत से टकराई। वो दोनों अचानक डर गए थे। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? साफ साफ कहो, शहराम ने बर्दाश्त करते हुए पूछा। इससे पहले सालार कुछ बोलता हॉल में एक आवाज़ गूंजी, चलो मैं साफ साफ बताता हूँ तुम लोगों को। इस आवाज़ को सुनते ही सबके चेहरे हॉल के दरवाजे की तरफ मुड़ गए थे, जो नाजिम शाह की आवाज़ थी। और जैसे ही जीनत और शहराम की नज़र उस पर पड़ी, दोनों के चेहरे डर से सफ़ेद पड़ गए। उन्होंने बेयकीनी से सालार को देखा। ये कौन है? शहराम ने जैसे अनजान बनते हुए सवाल पूछा, तो सालार के होठों को एक मुस्कान ने छुआ। वैसे तो लोग इन्हें एडवोकेट नाजिम शाह के नाम से जानते हैं, लेकिन ये मेरे बड़े भाई हैं। इनकी खातिर तो मैं जान भी कुर्बान कर सकता हूँ।
तो फिर शादी का ड्रामा करना तो बहुत छोटी सी बात है। उसके शब्द सब लोगों पर बम बनकर गिरे थे। सालार के साथ साथ सारे लोग उलझ गए थे। ये तुम दोनों क्या पहेलियां बुझा रहे हो? सारी बात साफ साफ कहो, असलम शाह ने दोनों बेटों को घूरते हुए कहा। मैं आपको बताता हूँ। नाजिम अब उनके करीब आया था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। नाजिम की बात पर सब लोग हैरानों परेशान खड़े थे। बड़ों से लेकर छोटे तक सारे उलझे हुए थे। जैसा कि आप सब जान ही गए हैं, मैं वकालत की स्टडी स्टार्ट कर चुका हूँ, तो मैं फ़िलहाल अपने सर के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। उनके पास एक केस आया था। एक गिरोह था जिनमें 8 से 10 लोग शामिल थे। उनमें एक लड़की थी जो हर दूसरे शहर जाती और फिर वहाँ पर कुछ अमीर लड़कों को फांस कर उनसे शादी का ड्रामा करते। शादी करने के बाद अमीर लड़के की सारी दौलत अपने नाम करवाते और फिर उस पर हरासमेंट का केस करके उस लड़के को जेल करवा देते और खुद सारी दौलत लेकर वहाँ से फरार हो जाते। नाजिम शाह बोल रहा था और सारे हैरत से उसे सुन रहे थे। जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे जीनत और उसके सारे ख़ानदान का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। 15 से 20 ऐसे हादसे हुए थे जिनकी रिपोर्ट्स हमारे पास थी और ये केस मेरे सर के पास आया था। उन्होंने मुझसे मदद मांगी कि हमें सारे गिरोह को ट्रैप करना है। तब मेरे मन में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं भी उनका विक्टिम बन जाऊं। उन दिनों मैं कुछ परेशान रहने लगा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हवेली में आकर शादी करने का मैं ड्रामा करूं और फिर सारे लोग परेशान हो जाएं। सबको वैसे भी लगता है कि मैं कुलसूम को काफ़ी तकलीफ दे चुका हूं। उसने आखिरी बात कुलसूम को देखकर कही थी। हाँ, मैं शुरू से कुलसूम को पसंद नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे अब मैं उससे मोहब्बत कर बैठा हूँ और मैं उसे पूरे दिल से अपनाना चाहता हूँ। और नाजिम के मुंह से ये बात सुनकर कुलसूम की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। खैर, मैं इस गिरोह को लेकर बहुत परेशान था और फिर ये बात मैंने सालार से शेयर की थी, तो सालार ने मुझे इस बात का हल बताया। उसने कहा वो मेरी मदद करेगा और शादी का ड्रामा करेगा। मैंने मना किया, लेकिन उसने कहा आशी उसे समझती है और वैसे भी वो कौन सा शादी करेगा। हमें सिर्फ इस सारे गिरोह को एक जगह इकट्ठा करना है ताकि हम सबको एक साथ पकड़ सकें। और आशी जैसे सांस लेना भूल गई थी। नाजिम खामोश हुआ। अब सालार ने बोलना शुरू किया। नाजिम भाई ने पहले ही सारे गिरोह के बारे में पता करवा लिया था। हमें सिर्फ उनको ट्रैप करना था और इन्हीं दिनों जीनत हमारी यूनिवर्सिटी में मुझे फंसाने के चक्कर में थी, तो बस मैंने जानबूझकर उसे ये राह दी कि मैं उसके जाल में फंसता जा रहा हूँ और फिर बात शादी तक पहुँच गई। इन लोगों को पता चला हम लोग गांव में रहते हैं और बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो इन लोगों को तो जैसे छुपने का एक बेहतरीन मौका मिल गया था, क्योंकि इन लोगों को पता था पुलिस इनके पीछे है। मैं इन सबको अपने साथ गांव लेकर आया, लेकिन मैं जानता था सारे शादी के मौके पर बाहर निकलेंगे, क्योंकि सारा गिरोह हमें एक साथ चाहिए था। इसीलिए मैंने ये शादी करने का ड्रामा किया। सालार का चेहरा गुस्से से लाल था। अपनी बात कहकर वो खामोश हुआ तो दूर दूर तक खामोशी छा गई। शहराम और जीनत के चेहरे डर से सफ़ेद पड़ गए थे। उनके खामोश होने के बाद एक बार फिर नाजिम बोल उठा। जैसा कि मैं इन लोगों से मिलने के लिए गया, इन लोगों ने मेरा चेहरा देख लिया था और ये भी जान गए थे कि मैं एक वकील हूँ। इसलिए जब ये लोग हवेली आए तो मैं हवेली से बाहर निकल गया था और पिछले 2 दिनों से मैं फार्म हाउस में था, क्योंकि अगर ये लोग मुझे देख लेते तो जान जाते ये हमारा प्लान है। इसलिए मैं यहाँ मौजूद ही नहीं था। नाजिम के चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट थी। इससे पहले वो कुछ सोच समझ पाते पुलिस आ चुकी थी। फिक्र मत करो, हवेली में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तुम लोगों की बातें जो तुम लोग वहाँ गेस्ट रूम में बैठकर करते थे, हम सारी बातें रिकॉर्ड कर चुके हैं। सालार ने सबके सरों पर एक और धमाका किया था। सालार शहराम और जीनत के पास आया। उम्मीद है तुम लोगों को सबक मिल गया होगा। दूसरों की जिंदगियों के साथ खेलने से पहले इस शाह खानदान को याद रखना। सालार के चेहरे पर आज मुस्कुराहट ही अनोखी थी। उसने 2 उंगलियां माथे तक ले जाकर सलाम करने जैसे अंदाज में कहा था और फिर पुलिस उन सबको पकड़ कर ले गई। सालार की नज़रें सिर्फ आशी को ढूंढ रही थीं, जो नाव में सर हिलाती हुई पीछे हो रही थी। सालार ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन वो गुस्से से वापस पलट गई और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भागकर अपने कमरे में जाकर गायब हो गई। इससे पहले वो लोग सालार को इस कारनामे पर शाबाशी देते, वो एकदम ही बोल उठा, यार मेरी तो बीबी नाराज़ हो गई, अब मुझे उसे मनाना पड़ेगा, जो बहुत ही मुश्किल काम है। इससे पहले नाजिम कुछ कहता वो फौरन ऊपर भागा था और सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े थे। उसे अब आशी को मनाना था, उससे माफ़ी मांगनी थी। उधर कुलसूम नम आँखों से नाजिम को देख रही थी, जो आज पहली बार उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। वो नम आँखों से मुस्कुरा दी।
वो बिना शोर पैदा किए कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो बेड पर बैठी दोनों हाथ चेहरे पर रखकर रो रही थी। सालार ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर कदम कदम चलता उसके पास जा पहुंचा। आशी, उसने मोहब्बत से पुकारा था कि एकदम आशी के बहते आंसू रुक गए। उसने अपने गालों के आंसू साफ किए और चेहरा मोड़ा। आशी, उसने दोबारा पुकारा था। उसकी पुकार में सिर्फ मोहब्बत थी, जुनून की आखिरी हदें थीं। लेकिन आशी के दिल की तकलीफ अभी तक वैसी ही थी। खुदा ना खास्ता अगर वाकई वो किसी और से शादी कर लेता तो क्या होता। बेशक ये एक ड्रामा था, लेकिन वो शादी करने वाला था, और शादी कोई मजाक तो नहीं। वो उसके पास ही बेड पर बैठ गया। आशी ने अपना चेहरा दोबारा अपने हाथों में छुपा लिया तो सालार ने उसके हाथ पकड़ते हुए चेहरे से पीछे कर दिए। आई एम सॉरी, उसने नरमी से माफ़ी मांगी थी। आशी ने अगले ही पल गुस्से से अपने हाथ उसके हाथों से आज़ाद कराए। आपके लिए मेरी ज़िंदगी मजाक है। आपको शर्म आनी चाहिए मेरे जज्बात के साथ खेलते हुए। जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और आप मुझे आकर ये 3 शब्द कह रहे हैं कि आई एम सॉरी। आपके लिए ये 3 शब्द होंगे, लेकिन मेरे लिए वो दर्द बर्दाश्त करना नामुमकिन था। खुदा के वास्ते अब जाएं यहाँ से। वो आज सारे लिहाज तोड़ती हुई गुस्से से फट पड़ी थी, लेकिन सालार पीछे होने की बजाय आगे हुआ और आशी का बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा, और आशी उसके चौड़े सीने से जा लगी। आशी की नरम धड़कनों को महसूस करके सालार का दिल जोरों से धड़क उठा था। आंखों में मदहोशी चमकने लगी थी। ये लड़की उसके दिल के कितने करीब थी ये वही जानता था। उसने उसे खुद में भींचते हुए उसकी नरमी को और भी महसूस किया था। मैंने कहा था कि तुम सिर्फ सालार शाह की ज़िंदगी हो, तुम्हारे बिना जीने का मैं ख्याल भी नहीं कर सकता। तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं किसी और से शादी कर सकता हूँ? उसने आशी के माथे पर होठ रखते उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछा था। लेकिन आशी कहाँ उस वक्त उसकी बातें सुनने की हालत में थी। वो तो उसके सीने से दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन सालार की पकड़ मजबूत थी। जाएं, अब उसे जीनत के पास जाकर बैठे। मैं आपकी लगती ही क्या हूँ? वो जैसे पिछले 2 हफ्तों के शिकवे बाहर निकाल रही थी। आपने मुझे पूरे 4 महीने इग्नोर किया। आपके लिए वो सब कुछ मजाक था, लेकिन मेरे लिए मेरी ज़िंदगी थी। जब वो सालार से दूर नहीं हो पाई तो फिर गुस्से से सालार के कंधे पर मुक्का दे मारा, और कैसे सबको परेशान भी कर दिया। वो रोते हुए उसकी शर्ट अपने आंसुओं से भिगो रही थी। सालार के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। बस मैं सारी प्लानिंग कर रहा था, इसके लिए मुझे वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन आई प्रॉमिस अब तुम्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूँगा। चलो माफ़ कर दो ना यार। वो मासूमियत की इंतहा करते माफ़ी मांग रहा था कि आशी को और भी गुस्सा आया। जाएं यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दें। आशी एक बार फिर उससे दूर होने की कोशिश करने लगी कि सालार की आंखों में उसकी बात सुनकर नागवारी उतर आई। खबरदार, जो अगर आज के बाद छोड़ने की बात कही तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। वो अचानक गुस्से में आता इतनी सख्ती से बोला कि आशी का सांस भी रुक गया था। मेरी ज़िंदगी में पहली और आखिरी खुशी सिर्फ तुम हो। तुम्हारे सिवा मैं किसी दूसरी लड़की के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। तुम ही हो आशी जो सालार शाह की बीवी बनने की हिम्मत रखती हो। तुम्हारे अलावा ये हिम्मत कोई और नहीं कर सकता, और किसी को मैं इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा कि वो मेरी आशी की बराबरी कर सके। वो दोबारा नरमी से कहते उसके माथे पर होंठ रखता अब उसके नरम लबों पर अपना प्यार भरा स्पर्श छोड़ चुका था। वो पल में ही सर से लेकर पांव तक लाल पड़ी थी। उसे यकीनन सालार से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो अपना चेहरा उसके सीने में छुपाकर खुद को नॉर्मल करने लगी। आपको पता है मुझे कितनी तकलीफ हुई थी? अगर आप सच में शादी कर लेते तो मेरा क्या होता? एक बार वो फिर से रोने लगी थी तो सालार ने ना में सर हिलाया। मैं कह चुका ना, किसी से शादी नहीं करूँगा, और ना ही कभी करने की सोच सकता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में आने वाली एक अकेली ऐसी औरत हो। चलो अब रोना धोना बंद करो। एक बार वो फिर उसके आंसू साफ करने लगा तो आशी को लफ्ज़ औरत पर गुस्सा आया था। ये आपने औरत किसे कहा? मैं आपको औरत लगती हूँ? वो उसे गुस्से से घूरती हुई बोली। सालार ने न चाहते हुए भी कह कहा लगाया। ओह सॉरी मैडम, आप तो खूबसूरत नाजुक सी एक लड़की हैं। सालार ने फौरन अपने कान पकड़ ली और आशी को एकदम सारा जहां अच्छा लगने लगा था। क्या आप बाकी मुझसे इश्क करते हैं? वो जैसे आज ये सवाल पूछ लेना चाहती थी। सालार हाँ में सर हिलाने लगा। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि शायद किसी ने किसी से न किया हो। सालार के शब्द जुनून से भरे हुए थे कि आशी शर्मा गई। तुमने भी साबित कर दिया कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। खबरदार, अगर आज के बाद मुझे किसी और के हवाले करने का सोचा। वो जैसे अब उस पर बरस पड़ा था कि वो कैसे सालार से दूर होने की बात कर रही थी। तो आपने ही तो कहा था
कि मैं साबित करूं कि मैं आपसे इश्क करती हूं या नहीं। आशी को गुस्सा आया था तो सालार भी गहराई से मुस्कुराया। मैंने सिर्फ कहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी तो मुझे बाकी किसी दूसरी औरत के लिए कुर्बान कर दोगी। एक तो वो उसे खुद तकलीफ दे रहा था, ऊपर से उसी से नाराज हो रहा था। आशी ने गुस्से से सालार के सारे बाल बिगाड़ कर रख दिए। आप बहुत बुरे हैं, वो दोबारा गुस्से से बोली। इससे पहले वो सालार से दूर होती, सालार दोबारा से उसे अपने सीने से लगा गया। कोई बात नहीं, तुम तो अच्छी हो ना, हमारा गुजारा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर आशी के होंठों को एक मुस्कुराहट ने छू लिया। खुदा का शुक्र था वो सिर्फ एक ड्रामा था। अगर वाकई वो किसी और से शादी कर लेता तो फिर आशी का क्या होता। उसने शायद 15 दिनों बाद आज एक सुकून की सांस ली थी। मैं आपको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूंगी, उसके सीने में चेहरा छुपाती हुई गुस्से से बोली थी और उसकी घुटी घुटी सी धमकी सालार के कानों तक पहुंची थी। कोई बात नहीं, मत करना माफ़, वो शाने बेनियाजी से कहते हुए आशिक के चेहरे पर झुका था और वो हल्के से आंखें बंद कर गई। सालार ने सबसे पहले उसकी आंखों पर अपने होंठ रखे थे, उसके बाद वो अपने होंठों को उसके नाजुक से होंठों के पास ले गया था और उनकी नरमी को बहुत ही प्यार से चुराने लगा था। अपने अंदर तक सुकून पा लेने के बाद सालार ने उसके होंठों को छोड़ा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ मेरी जान, बस इस बात का यकीन रखना, मोहब्बत से कहते हुए उसने अपना चेहरा आशी की गर्दन में छुपा लिया और आशी सारी फिक्रों को भुलाकर मुस्कुरा उठी थी। खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि खुदा ने उसे तकलीफ़ों से बचा लिया था। सालार ने उसे खुद से अलग किया। जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना जरूरी है। शादी के फंक्शन तो वैसे ही शुरू हो चुके हैं और वो शादी के फंक्शन जीनत और सालार के नहीं बल्कि आशी और सालार के होंगे। कल तुम दुल्हन बनकर पूरे हक और मान के साथ मेरे कमरे में मौजूद होगी। उसके बाद मैं अपने दिल की सारी हसरतें निकालूंगा। वो उसके चेहरे को बहुत ही मोहब्बत से निहारता हुआ बोला था और उस पल मैं सारी हदें पार कर जाऊंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती। उसके दूर जाने की कोशिश को महसूस करते हुए सालार ने शरारत से उसके गालों पर उंगली रखते हुए कहा था और वो शर्म से लाल होती कमरे से बाहर भाग गई थी और पीछे से उसे सालार का जिंदगी से भरपूर कहकहा सुनाई दिया था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।